वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज़ केमिस्ट्री बाय आशीष सर। एंड बच्चों, इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। और ये एनटीएससी एंड ओलंपियाड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इससे बहुत ज़्यादा बच्चों क्वेश्चन वहाँ पूछे जाते हैं। ओलंपियाड में अक्सर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड एनटीएससी में भी इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न के साथ साथ हम पढ़ेंगे कि डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है। बच्चों, एक नया वर्ड आप सुनेंगे, इफ्यूज़न। सो डिफ्यूज़न एंड इफ्यूज़न में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। सो बच्चों, मैटर इन अवर सराउंडिंग में डिफ्यूजन के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को हम क्या कहते हैं? इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल्स की। यहाँ पर लिखा हुआ है टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। जितना भी वॉल्यूम अवेलेबल होता है उतना वॉल्यूम अगर वो ऑक्यूपाई कर ले तो उसी को डिफ्यूजन कहते हैं। सिंपल है, जैसे हम क्या करते हैं, 10 लीटर का अपने पास कंटेनर है एंड हमने उसमें एक गैस फिल कर दी। अब वो गैस का वॉल्यूम कितना होगा? वो गैस का वॉल्यूम भी बच्चों 10 लीटर हो जाएगा, बिकॉज 10 लीटर का वॉल्यूम अगर इम्प्टी है, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपका कंटेनर इम्प्टी होना चाहिए, खाली होना चाहिए। एंड उसके बाद आप उसमें गैस भरते हैं तो वो 10 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो गैसेस की क्या टेंडेंसी होती है कि जितनी भी वॉल्यूम उनके पास होती है वो सारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ठीक, इसीलिए हम कहते हैं कि गैसेस का शेप और वॉल्यूम दोनों ही डिफाइन नहीं होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन की अगर बात करें तो गैसेस में अमूमन डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है। और उसका रीज़न हम क्या बता सकते हैं? गैसेस में डिफ्यूजन मैक्सिमम होने का रीज़न होगा काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स मूव करते हैं, इधर से उधर गैस के पार्टिकल्स भागते हैं, तो उसकी वजह से उनकी एक एनर्जी डेवलप होती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। सो जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा डिफ्यूज़न का। सो गैसेस में सबसे जल्दी डिफ्यूज़न होगा, उसके बाद लिक्विड्स में, एंड देन सॉलिड्स के अंदर डिफ्यूज़न होगा। एंड सॉलिड्स के अंदर बच्चों हम क्या क्या कहते हैं कि ना के बराबर डिफ्यूज़न होता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न आपने याद रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये बात आती है कि डिफ्यूज़न को अगर हम डिफाइन करें तो टेंडेंसी ऑफ एनी गैस टू मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहाँ पर उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जैसे एक परफ्यूम की बोतल है आपके पास, एक डीओ की बोतल है, उसके अंदर बच्चों उस परफ्यूम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बिकॉज वो प्रेशराइज करके भरा होगा। जैसे ही आपने उसका प्रेशर रिलीज़ किया तो वो हाई प्रेशर से बाहर निकलने की कोशिश करेगा एंड एटमॉस्फेयर में आपके सराउंडिंग में फैल जाएगा। सो यहाँ क्या हो रहा है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वो जा रहा है अंटिल बोथ द साइड प्रेशर बिकम इक्वल। सिंपल, जब तक दोनों साइड, आप उसको दबा के रखिए, जब तक दोनों साइड प्रेशर इक्वल हो जाएगा तब तक वो डिफ्यूज करता रहेगा। सो इट इज नोन एज डिफ्यूजन। ठीक, तो डिफ्यूजन तो हमें समझ में आया कि इंटरमिक्सिंग हो रहा है पार्टिकल्स का। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझने से पहले हमें एक और वर्ड समझना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं इफ्यूजन। स्लाइड सब बच्चों इसमें डिफरेंस है, बट कई बार हम डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन को एक ही जैसा समझ लेते हैं, बट ऐसा नहीं है। इफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बट फ्रॉम पिन होल एरिया। इसका मतलब है कि जैसे आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जैसे एक टायर पंचर होता है। अब टायर पंचर होने पर एक स्मॉल सा उसमें होल होगा, एक पिन होल होगा टायर के अंदर, एंड वो धीरे धीरे वहाँ से एयर उसकी लीक होती रहेगी। सो उस लीकेज को, उस पिन होल एरिया से जितनी गैस बाहर निकल रही है उसको कहेंगे इफ्यूज़न। वो प्रोसेस होगी बच्चों इफ्यूज़न। एंड बाहर निकलने के बाद वो पूरे एटमॉस्फेयर में वो गैस फैल जाएगी, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपना परफ्यूम का बोतल हो गया या डीओ की बोतल होगी। तो हमने क्या किया कि उसमें आप देखते हो पिन होल एरिया होता है जहाँ से वो गैस उसकी बाहर आती है। सो जैसे आपने उसको प्रेस किया तो गैस उससे बाहर आई एक पिन होल एरिया से और इस तरह से फैल जाती है। ठीक, ऐसे ये बोतल है और इसका जो पिन होल एरिया है यहाँ से आप इसको बाहर निकालते हो। सो पिन होल एरिया से जब वो बाहर आ रही है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इफ्यूजन।
बट बाहर आने के बाद वो क्या करती है, अपने पूरे सराउंडिंग में फैल जाएगी, उसको कहेंगे डिफ्यूज़न। ठीक है बच्चों। सो इंटरमिक्सिंग में आपने कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि इफ्यूज़न एंड डिफ्यूज़न में क्या रिलेशन है। इफ्यूज़न को अगर हम बच्चों यहाँ समझते हैं तो O2 एक कंटेनर है, उसमें एक पार्ट हमने वैक्यूम रखा है, दूसरा ऑक्सीजन गैस को भर दिया। अगर हम बीच में एक होल करें तो क्या होगा, ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे यहाँ लीक होती रहेगी, और किससे लीक होगी, एक छोटे से होल से, दैट इज कॉल्ड इफ्यूज़न। एंड धीरे धीरे वो यहाँ पर पूरा फैल जाएगी, उसको कहेंगे डिफ्यूज़न। तो स्लाइड सा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट है। सो आगे हम इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न क्या है। बच्चों ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न में आप देखोगे कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न, उन्होंने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूज़न मीन्स किस रेट से, किस स्पीड से वो गैस डिफ्यूज़ हो रही है। ठीक, रेट ऑफ डिफ्यूज़न ऑफ एनी गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। आप बस पहले इसको इतना समझिए, ठीक, कि हमने क्या किया, रेट ऑफ डिफ्यूज़न को निकालना है तो किसी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के मोलर मास के स्क्वायर रूट, मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये सिमिलर कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर पर होगा। प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन यहाँ पर सेम होनी चाहिए। इसमें हम देखते हैं, मैं आपको बताता हूँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम कैसे लिख सकते हैं। तो अपने पास ये जो आर मैंने लिखा हुआ है, ये आर क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूज़न है किसी भी गैस का, कोई भी गैस हो, एनी गैस, उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न है। एंड वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मोलर मास हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इंक्रीज होगा तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास डिक्रीज होता रहेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, इतना क्लियर है आपकी समझ में, ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला आपकी समझ में आया कि R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि मोलर मास को हम कैसे निकाल सकते हैं। सो इसमें ये तो एक गैस का है। अब आप देखिए कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये रूल तो बन गया, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस है आप किन्हीं दो गैसेस के बीच स्पीड को मेज़र कर सकते हैं, उनको कंपेयर कर सकते हैं कि अपने पास दो गैसेस हैं, ए है बी है, ए गैस है बी गैस है। अब हमें इतना पता है कि ए गैस ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज़ होगी। अब ये हमको कैसे पता लगा कि ए गैस हल्की है, उसका मोलर मास कम है तो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगा। ठीक, अगर बच्चों जैसे कोई हल्का सा इंसान है जो मतलब इतना हेल्दी इंसान नहीं है, हल्का सा है, तो वो क्या करेगा, उसको कहें भाई यहाँ से उठ करके वहाँ जाना है, ठीक है, बाहर खेलने जाना है, वो तुरंत उठेगा और खेलने चला जाएगा भाग के। सो उसका मोलर मास क्योंकि कम है तो भागने में उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है, उसका डिफ्यूज़न क्या है, ज़्यादा है। अब जैसे बी गैस है अपने पास, उसका मोलर मास थोड़ा ज़्यादा है, तो पहले तो वो सोचेगा कि भाई खेलने जाया जाए कि ना जाया जाए, ठीक, और फिर अगर खेलने जाया भी जाएगा तो बहुत स्लो वो जो है ग्राउंड में पहुंचेगा। सो जिसका मोलर मास, जिस गैस का मोलर मास ज़्यादा होगा वो जल्दी डिफ्यूज़ होगी, एंड जो भारी गैस होगी जिसका मोलर मास बच्चों ज़्यादा होगा वो कम डिफ्यूज़ होगी, और जिसका मोलर मास कम होगा वो ज़्यादा जल्दी से डिफ्यूज़ हो जाएगी। ठीक है, जो हल्की होगी वो ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ होगी। सो ए यहाँ पर ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो जाएगी क्योंकि उसका मास क्या है, मोलर मास कम है। ये तो हमें पता लगा। अब ये जो हमने प्रिंसिपल पढ़ा है, जो रूल पढ़ा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। ये तो बच्चों आप बता दोगे कि ए यहाँ पर ज़्यादा जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है क्योंकि वो हल्का है, क्योंकि उसका मोलर मास कम है। बट कितनी जल्दी डिफ्यूज़ हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, 5 गुना हो रहा है, 10 टाइम्स हो रहा है, ये आप बता पाओगे इस रूल से। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है फंडा कि ये तो हमें पता है कि ए या बी में से जल्दी कौन जा रही है जो कि हल्की है। अब ये कैसे पता करें कि ए कितना जल्दी जा रहा है, उसका रेट क्या है डिफ्यूज़न का। सो वो हम पता करेंगे ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न से।
सो बच्चों आगे इसमें चलते हैं। अपने पास सपोज दो गैसेस हैं और उनका रेट हमने कंपेयर करना है। तो फॉर टू डिफरेंट गैसेस अपने पास अगर गैस 1 होगी तो हम क्या लिखेंगे, R1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, इट मीन स्क्वायर रूट m1, ठीक। एंड R2 गैस 2 के लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा R2 एंड वो हम लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, तो m2 वो आ जाएगा। अब हम इसको अगर कंपेयर करें इस तरह से, हमने इसको कंपेयर किया कि R1 डिवाइड बाई R2 हम करना चाह रहे हैं, कंपेयर करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे 1/√m1 डिवाइड बाई 1/√m2। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं है, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया कि R1/R2 इज इक्वल टू 1/√m1 डिवाइड बाई 1/√m2। फिर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे और ये हो जाएगा अपोजिट और बन जाएगा ये R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ m2/m1। m2 बच्चों ऊपर जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा एंड इस तरह से ये अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी कि R1/R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2/m1। ठीक है, आप क्या एनालाइज कर रहे हो कि R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन इधर फर्स्ट गैस का है ऊपर, तो उसके सामने रेट ऑफ डिफ्यूजन उसके सामने मोलर मास किसका है, सेकंड गैस का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सो आगे इसमें चलते हैं, एक क्वेश्चन, बस इतना सा रूल है, क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक, सो इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्या क्या क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम गैस टू मीथेन गैस, CH4 मतलब मीथेन गैस। सो हीलियम गैस टू मीथेन गैस हमने रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालना है। अब सबसे पहले तो भाई देख करके ये पता लग रहा है कि हीलियम का मास होता है 4 ग्राम एंड मीथेन का मास कैसे निकाला जाए। सो मीथेन के लिए आपने क्या करना है कि एक कार्बन एटम उसके अंदर है और एक कार्बन एटम का मास होता है 12 ग्राम। सो 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन है, सो हर एक का मास होता है 1। सो 12 प्लस 4 इंटू 1 हो गया, टोटल इसका मास हो गया 16 ग्राम, दैट इज कॉल्ड मोलर मास। मतलब उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनके मोलर मास, उनके मासेस को आप ऐड कर दो, मोलर मास निकल जाएगा। ठीक है, तो CH4 हो गया 16 ग्राम। सो हमने क्या किया कि फॉर्मूला हमने लगाया कि अब ये तो हमें पता लग गया कि भाई हीलियम का मास है 4 एंड मीथेन का है 16, तो कौन जल्दी भागेगा, किसका डिफ्यूजन जल्दी होगा, हीलियम का, हीलियम जल्दी डिफ्यूज होने वाला है। अब बात आती है कि कितना जल्दी डिफ्यूज होगा एंड रेशियो क्या होगा, सिंपल। सो हमने रखा R हीलियम मीन्स रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम डिवाइड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन गैस एंड फॉर्मूले में रखा मोलर मास ऑफ मीथेन ऊपर एंड मोलर मास ऑफ हीलियम नीचे, सिंपल। सो √16 डिवाइड बाय 4 ये आ गया 2 एंड ये रेशियो आ गया 2:1, सिंपल हो जाएगा 2:1। सो इस 2:1 का मतलब क्या है कि हीलियम गैस 2 गुना जल्दी ट्रैवल करेगी या डिफ्यूज होगी मीथेन गैस के कंपैरिजन में। अगर मीथेन गैस आपके 10 मिनट में डिफ्यूज हो रही है तो हीलियम गैस 5 मिनट में ही डिफ्यूज हो जाएगी। सिंपल है, क्वेश्चन आपको समझ में आया, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आया कि कैसे हमने फॉर्मूला निकालना है एंड मोलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो बच्चों आगे इसमें हम बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बढ़िया सा क्वेश्चन अपने पास है जो बहुत बार इससे रिलेटेड, बच्चों टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, इससे रिलेटेड आपको ढेरों क्वेश्चन मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन है अपने पास कि एक अननोन गैस है जो डिफ्यूज हो रही है 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में 4 गुना जल्दी वो डिफ्यूज हो रही है। ठीक, देन फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। तो ये तो कंफर्म है कि इसका मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन के मीन्स ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, O2 है, तो 16 + 16 32 ग्राम हो जाएगा। सो इतना तो कंफर्म है कि भाई 32 ग्राम से उस गैस का मोलर मास कम ही होगा, तभी तो इससे जल्दी डिफ्यूज हो रही है।
एंड बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए क्योंकि भाई 4 गुना जल्दी डिफ्यूज़ हो रही है। सो इसको करने का तरीका ये है कि पहले आप m1 मान लो मास ऑफ अननोन गैस, ठीक है, m1 मान लो कि अननोन गैस का मास है, r1 मान लो कि अननोन गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन है, इस रेट ऑफ डिफ्यूजन से वो चल रही होगी, एंड m2 क्या है, मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड r2 क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, फिर हमने अपना फॉर्मूला रखा कि r1 डिवाइड बाई r2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m2 डिवाइड बाई m1। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया। एंड गिवन क्या है अपने को बच्चों, ये इक्वेशन अपने को सही तरह से बनानी आ जाए तो ये क्वेश्चन बच्चों आधा सॉल्व हो जाएगा। गिवन क्या है अपने को कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो R1 का है, मींस अननोन गैस का है, वो 4 गुना ज़्यादा है किससे, R2 से, मतलब ऑक्सीजन गैस के कंपैरिजन में। अब आप जरा इसको ध्यान से देखेंगे कि मैं क्या लिखने वाला हूँ। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ R1 दिख रहा है आपको, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ R1 जो कि अननोन गैस है वो 4 गुना ज़्यादा है R2 से। R2 इज ऑक्सीजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। ये इक्वेशन बन जाएगी R1 4 गुना ज़्यादा है R2 से। फिर आप बनाओगे कि R1 डिवाइड बाय R2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो आपकी फाइनली ये इक्वेशन बन के आ जाएगी कि R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। मीन्स R1 इज इक्वल टू 4 इंटू R2, ये बन जाएगा। अब आगे इसको हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि अपने पास आ गया कि 4 इज इक्वल टू, तो क्या हो रहा है, R1 अपॉन R2 हो रहा है। सो मोलर मास m2 का ऊपर रखना पड़ेगा स्क्वायर रूट, एंड m1 का नीचे रखना पड़ेगा। m2 तो अपने पास ऑक्सीजन है जो हमको पता है 32 ग्राम्स है। सो इस तरह से अपनी एक इक्वेशन बन जाएगी कि 4 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ अननोन गैस। दोनों साइड हम इसके स्क्वायर बना लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे। सो ये आ जाएगा 16 इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय m1, एंड m1 आपका आ जाएगा 2 ग्राम्स। सिंपल निकाल लोगे। m1 2 ग्राम्स का मतलब है कि जो अननोन गैस होगी वो हाइड्रोजन होगी, बिकॉज हाइड्रोजन का मास ही 2 ग्राम्स होता है। सिंपल। तो हाइड्रोजन वो गैस थी जो कि ऑक्सीजन से 4 गुना जल्दी डिफ्यूज हो रही है। ठीक है, ये इक्वेशन आपको समझ में आई। इस पर आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस इस पर आपको मिल जाएंगे। कुछ और फॉर्मूलाज की अगर हम बच्चों बात करें जो बढ़िया लेवल के, जिसमें 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर में बना भी हुआ है ओलंपियाड के अंदर, उसको हम देखते हैं। सो अपने पास बच्चों कुछ और इसके फॉर्मूलाज बनते हैं। जैसे अगर हम रेट देखें, हमें डिस्टेंस गिवन है एंड टाइम गिवन है क्वेश्चन के अंदर। सो फिर हम रेट को किस तरह से बना सकते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे निकाल सकते हैं। सो अपने पास रेट ऑफ डिफ्यूजन R होगा, डिस्टेंस कितना उस गैस ने ट्रेवल किया है डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, D अपॉन T, मतलब कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है उस यूनिट टाइम में, तो वो अपना रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा। सो दो गैसेस के लिए अगर इसको कंपेयर करें तो R1 डिवाइड बाई R2 क्या होगा, D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2। सही है, R1 डिवाइड बाई R2 क्या हो जाएगा, D1 T1 डिवाइड बाई D2 T2, एंड वो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ M2 डिवाइड बाई M1। ठीक है, M2 किसका मास होगा, R2 गैस का मास होगा, और M1 किसका मोलर मास होगा, R1 गैस का मोलर मास होगा। सो ये फॉर्मूला इस तरह से बनता है, एंड इस पर हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन बनता है, सो उसको हम यहाँ कर लेते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स। क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द डिस्टेंस एट विच फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर्स, एंड क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से कि फर्स्ट ड्रॉप ऑफ वाटर आपको कहाँ पर कितनी डिस्टेंस पर देखने को मिलेगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या किया बच्चों, एक ट्यूब ऐसे बनाई हुई है, एंड एक साइड से ऑक्सीजन गैस उसमें फ्लो कर रही है, दूसरे साइड से हाइड्रोजन गैस अंदर उसके फ्लो कर रही है। अब आपको पता है कि H2 एंड O2 मिलके वाटर बनाते हैं। सो
वो पॉइंट कौन सा होगा जब H2 एंड O2 आपस में कंबाइन करेंगे, एक दूसरे के साथ डिफ्यूज़ होंगे, क्योंकि जैसे इनका डिफ्यूज़न होगा तो H2O बन जाएगा। सो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। सो इसमें इन्होंने क्या किया कि 5 मीटर की एक, ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर कि आपने क्या किया, 5 मीटर की एक लॉन्ग ट्यूब ले ली, ठीक है, होलो ट्यूब ले ली 5 मीटर, एंड एक साइड से ऑक्सीजन, दूसरे साइड से H2 उसमें फ्लो करवाया। सो अगर हम इसमें देखते हैं कि डी डिस्टेंस, सपोज डी डिस्टेंस कौन ट्रैवल कर रहा है, हाइड्रोजन गैस ट्रैवल कर रही है। तो पूरी डिस्टेंस अगर 5 है तो 5 माइनस डी क्या हो जाएगा, O2 गैस का ट्रैवल का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। अगर डी हाइड्रोजन गैस ट्रैवल कर रही है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक हाइड्रोजन आ जाती है डी डिस्टेंस तक, सो ऑक्सीजन को कितना आना होगा, 5 माइनस डी आना होगा, ठीक है। ऑक्सीजन को कितना आना होगा, 5 माइनस डी। सो आगे हम इसको कैलकुलेट करें तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न अपने पास होगा, रेट ऑफ डिफ्यूज़न होगा वो R1 अपॉन R2 का, या रेट ऑफ H2 अपॉन O2 का, रेट ऑफ H2 अपॉन O2 का वो किस तरह से होगा कि D अपॉन T। अब रेट अगर मैं लिखूं H2 अपॉन O2, तो भाई H2 का D अपॉन T कितना है, D अपॉन T है, डिस्टेंस जो H2 ट्रैवल कर रहा है वो D है, एंड टाइम टेकन T है। एंड O2 कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो भाई 5 माइनस डी ट्रैवल कर रहा है, यहाँ पर आप लिख दो 5 माइनस डी एंड डिवाइड कर दो उसको सिंपल T के साथ, ठीक। सो T से तो T हो गया कैंसिल। और अगर हम इसके मोलर मासेस को देखें तो हमने क्या लिखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 ऊपर लिखा हुआ है, तो उसका मोलर मास कहाँ आएगा, नीचे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 नीचे आया एंड स्क्वायर रूट 32 ऊपर। सो इसमें D अपॉन टी अपॉन 5 माइनस डी अपॉन टी कितना आ गया, 4 आ गया। सो आगे हम इसमें आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि D इज इक्वल टू कितना होगा, जो डिस्टेंस है 20 माइनस 4D, सो ये हो जाएगा D इज इक्वल टू 5 मीटर, D हो जाएगा 4 मीटर। सो बच्चों 4 मीटर डिफ्यूज़ करेगा हाइड्रोजन। अब हम यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि 5 मीटर की अगर ये पूरी डिस्टेंस है एंड हाइड्रोजन गैस का मास कम है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो इसीलिए हाइड्रोजन कम से कम आपका यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल कोने तक आ जाएगा, 4 मीटर की डिस्टेंस वो कवर करेगा, एंड 1 मीटर की डिस्टेंस यहाँ से कौन कवर करेगा, O2, एंड फिर इस पोजीशन पर आपका लगभग बन जाएगा वाटर। सो बच्चों इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बहुत बढ़िया लेवल का ये क्वेश्चन बन जाएगा जिसमें डिस्टेंस एंड टाइम भी आप फॉर्मूले के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो बच्चों ये था ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, एंड इससे रिलेटेड अगर आपने कुछ और क्वेश्चंस करने हैं तो वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्वेश्चंस का, वहाँ से आप उसको ट्राई कर सकते हैं। सो बच्चों मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में जिसमें हम पढ़ेंगे गैसेस लॉज को, लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो कि आपके NTSC और ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। सो बच्चों अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आपने क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना है एंड इसको शेयर करना है अपने क्लासमेट्स के साथ। सो बच्चों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।